सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम जर्नल टर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी किताबें निकाल लो, फोकस हो जाओ, 2 मिनट मेरी बात सुनो, उसके बाद हम जर्नल टर्म पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में जो कि थी इंट्रोडक्शन टू एपी, मैंने तुम्हें बताया कि सीक्वेंस क्या होती है। एक सीक्वेंस मतलब कि ग्रुप ऑफ नंबर्स जो कि एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं। सीरीज़ क्या होती है, उस कुछ नंबर्स को पकड़ो और उन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, एक पर्टिकुलर टाइप में लिख दो, तो उसको हम क्या लिखते हैं, पूरी सीरीज़ कहते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि एक जो सीक्वेंस है उसका अगर जर्नल टर्म में सीधा दूँ, ए एन इक्वल टू समथिंग लिखूँ, ए एन इक्वल टू जैसे पिछले में 2n² + 1 एक एग्जाम्पल लिया था हमने, तो उससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा n की वैल्यू डालेंगे। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 18 डालता हूँ तो वो 18 टर्म होगी, अगर 5 डालता हूँ तो 5 टर्म होगी, अगर 6 डालता हूँ तो 6 टर्म होगी। ऐसे करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले कि AP क्या होता है। AP के बाद मैंने तुम्हें बताया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग AP क्या होता है। इंक्रीजिंग AP वो जिसका कॉमन डिफरेंस जो कि D रहता है वो ग्रेटर देन 0 रहता है, और जो डिक्रीजिंग AP रहती है उसमें जो कॉमन डिफरेंस D रहता है वो लेस देन 0 रहता है। फिर तुमसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि तुमने पिछले में कमेंट पे कर दिया होगा आंसर। अगर तुम्हें नहीं हुआ तो इसमें बता दो आंसर, मैं तुम्हें वैसे भी इसका आंसर बता देता हूँ कि कांस्टेंट AP या फिर कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब D 0 हो गया मतलब कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो सारी टर्म सेम हो जाएंगी, क्योंकि कुछ भी बढ़ नहीं रहा ना कुछ घट रहा है। तो पूरी सीक्वेंस में सारी टर्म जब सेम हो जाएंगी तो उसको कांस्टेंट AP बोलेंगे। और कांस्टेंट AP का मतलब हमें सीधा सीधा क्या पता है कि इफ द कांस्टेंट AP इज देयर देन एवरी टर्म इज सेम, एंड इफ एवरी टर्म इज सेम इट्स आल्सो नोन एज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। बट इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि बेसिक टर्म्स। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि बेसिक टर्म से 3 बेसिक टर्म बताई थी, जिसमें पहली बेसिक टर्म थी A जो कि थी फर्स्ट टर्म, जो दूसरी बेसिक टर्म थी वो थी D जो कि थी कॉमन डिफरेंस, तीसरी बेसिक टर्म थी n जो कि थी nth टर्म, या फिर बोल सकते हैं n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बोला था मैंने। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा कि जितनी भी पूरी AP में टर्म्स दी गई हैं उसको हमने n बोलना है। और n ये भी डिनोट करता है कि कौन सी टर्म की बात कौन सी भी टर्म की हम बात कर रहे हैं, उससे हम n से डिफाइन कर सकते हैं वो। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें 2 से 4 क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बताई कि कैसे n के साथ खेलना है, D क्या है, वो मतलब तुम्हें ऑपरेशन बताया कि कैसे पूरी चीज़ को हम वर्क फ्लो लेके चलते हैं। तो तुमने अगर पिछली वीडियो में देखी वो देख लो। इस वीडियो से हम एक एक चीज़ को वापस पढ़ेंगे ढंग से, और जर्नल टर्म जो कि AP की जर्नल टर्म होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, फोकस करो, आ जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा जो कि AP को लिखते कैसे हैं। पहले तो AP क्या होती है। AP मतलब मैंने फर्स्ट टर्म बोलती A, मैंने फर्स्ट टर्म ले ली। उसके बाद क्या बोला था मैंने कि अगर कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक जो अगली टर्म है वो कॉमन डिफरेंस से बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ कि जो 2 भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स थी उनके बीच का जो डिफरेंस रहा वो कॉमन डिफरेंस हुआ। तो मतलब अगर मैं किसी चीज़ को, मतलब ये A है और A में अगर मैं D ऐड करूँ तो मैं अगली टर्म के पास पहुँच जाऊँगा। और सिमिलरली जैसे अगर ये है, अगर A में मैं D ऐड करूँ तो A + D हो जाएगा, तो और मैं अगर वापस D ऐड करूँ तो A + 2D हो जाएगा। तो वही इसमें D ऐड किया, इसमें D ऐड किया, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। सिमिलरली A + 3D हो जाएगा, और ऐसे सो ऑन करते करते यहाँ पे हम A + n-1 × D तक पहुँच जाएंगे। अब तुम पूछोगे ये कैसे आया, ये मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, पहले ये समझो कि ये पूरी चीज़ लिखते कैसे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, मैंने पिछले पूरी वीडियो में तुम्हें समझाया, ये डेफिनेशन लिखवाई थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस विच हैव अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स विच इज सेम। कांस्टेंट डिफरेंस जो कि डिफरेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है और सेम रहता है, इसका मतलब कांस्टेंट या सेम रहता है बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म उठा के देख लो। अगर यहाँ पे मैं उठाऊँ ये वाली जो टर्म होगी इससे पहले वाली, वो होगी A + n-2 × D। ठीक है, और अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा, A + n-1 × D माइनस ऑफ n-2 × D। तो अगर मैं इसको देखूं तो A से A कट जाएगा, और जो n-1 × D और -n-2 × D, अगर मैं कॉमन ले लूँ D को तो n-1 - n + 2 ये आ गया, तो n कट गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1 D, तो D आ गया सिमिलर। तो D कॉमन डिफरेंस है, D कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पूरी समझ आ गई। अब एक टर्म है, अगर मैं लिखूं जैसे AP को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, जो कि मैंने तुम्हें बताया था अप टू nth टर्म, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जैसे 2 के बीच का डिफरेंस D है तो A2 - A1 = D।
A3 माइनस A2 इक्वल टू D। तो सिमिलरली मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, ठीक है। और A1 को हम A भी लिखते हैं तो A प्लस डी। तो सिमिलरली A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, और A प्लस डी क्या होगा, A2 क्या होगा, A प्लस डी करेंगे तो क्या होगा, A प्लस 2D। तो यहीं से मैंने तुम्हें ये प्रूफ कर दिया कि ये A प्लस 2D और ये A प्लस डी, ये चीज़ ऐसे हमारे पास, ये हमने सोची, ठीक है। ये तो तुम्हें चीज़ समझ आ गई यहाँ से। लेकिन अब इसके बाद जो मेन चीज़ है, मतलब जिस टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए तुम आए हो, तुमने ये तो समझ लिया यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे वर्क कर रही है कि ये जो ये 2-3D है वो यहाँ से आया है कि A2 माइनस A1 करके, ये वाली चीज़ से जो भी मैंने तुम्हें समझाई है। अब यहाँ पे जर्नल टर्म की बात करते हैं, जर्नल टर्म ऑफ एन AP। अब तुम देख रहे होगे कि इसको अगर मैं A1 लिखता हूँ, A2 लिखता हूँ, A3 लिखता हूँ, A4 लिखता हूँ और इधर AN लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, उसमें जो D की आगे पावर है, मतलब D के जो साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक कम हो रहा है। 1 के साथ जो A1 यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, A1 है, A1 में जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या लिख रखा है, A को हम A प्लस 0D भी लिख सकते हैं। A2 को क्या लिख रखा है इधर, A प्लस 1D। A3 को A प्लस 2D। तो देख रहे हो तुम, ये जो इधर N, अगर इधर 3 है तो इधर 2 है, 4 है तो इधर 3 है। सिमिलरली इधर N है तो इधर N-1 भी हो सकता है, एक कम ही तो किया हमने, A4 A3, A3 A2, 2 1 1 0, तो N-1। और ये N-1 टर्म होगी जो एक पहले वाली, वो एक माइनस हो जाएगी, तो A प्लस N-2 इंटू डी। तो सिमिलरली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A प्लस N-1 इंटू डी को, अगर मैं N इधर है तो ये N-1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस यही से सिंपल इधर से ही ये जनरेट हुआ कि जर्नल टर्म ऑफ एन AP विच इज AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे, और इसके साथ साथ एक नोट मैं बता रहा हूँ वो नोट लिख लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे तुम्हें सीधे सीधे जैसे MCQs आ गए कोई, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ तुम्हें डायरेक्टली सोचना है, और वहाँ पे तुम ये चीज़ को ध्यान रख सकते हो, कभी भी एक AP का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा उसमें वेरिएबल नहीं रहेंगे। अब तुम पूछोगे ये कैसे, मैंने तुम्हें बात बोली थी ना कि कोई भी जो AP रहती है उसका कभी भी कांस्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और अगर कांस्टेंट डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स तो हमें सीधा सीधा पता है कि किसी भी चीज़ को कांस्टेंट होने के लिए उसमें वेरिएबल नहीं होंगे। अगर वेरिएबल होंगे तो मैं उसके, अगर मैं वेरिएबल है तो मैं उसकी अगर वैल्यू दूसरी डालता जाऊँ 1 2 3 4 5, तो उस पूरी टर्म का जिसमें वो वेरिएबल है उसमें अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ वैल्यूज, तो वो जो भी आउटपुट देगा वो डिफरेंट देगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो वही चीज़ है कि अगर D है और वो जो कॉन्स्टेंट है तो वो पूरे उसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इधर नोट लिखेंगे इसी चीज का कि दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज अ कांस्टेंट एंड इट शुड नॉट कंटेन any variable like x, y, n etc in it। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी स्टार लगा लेंगे, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, तो एक बार रिवीजन करते हैं, उसका क्वेश्चन करेंगे। इतनी सी चीज़ थी, तुम्हें बहुत इजीली समझ आ गई है, मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं समझे तो एक बार रिवाइंड कर लो, बहुत छोटी चीज़ है, तुम एक बार समझ लोगे तुम्हें अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, वापस पढ़ेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को A1 A2 A3 A4 को ऐसे लिखते हैं, और दो टर्म के बीच में जब मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया तो A2 माइनस A1 लिखा, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू D हुआ, तो A2 क्या होगा, A प्लस D, क्योंकि A1 प्लस D हो गया तो A1 को मैं A भी लिख सकता हूँ, तो A प्लस D। और सिमिलरली अगर A3 माइनस A2 करूँ तो उसको क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 वापस D होगा, तो A3 क्या हो गया, A2 प्लस D, और A2 को मैंने तुमने क्या बोला था, A प्लस D प्रीवियसली प्रूफ कर दिया है, तो A प्लस 2D हो गया। ऐसे ही हमने सारी ये चीज प्रूफ कर दी कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है। यहाँ पे 1 था तो इधर 0 था, इधर 2 था तो D के आगे जो कोफिशिएंट था वो 1 था, 3 के टाइम पे 2 था, 4 के टाइम पे 3 था। सिमिलरली अगर n के टाइम पे आएगा तो n-1 हो जाएगा, तो n-1 है तो n-2। तो जनरल टर्म क्या हो गया, हम जनरल टर्म में मैंने तुम्हें बताया था कि जनरल टर्म कैसे लिखी जाती है। जनरल टर्म AN लिखा जाता है, मैंने तुम्हें पिछले में बताया था कि
n की वैल्यू कोई भी डालो, उससे मैं कोई भी, अगर n की वैल्यू 1 डालूँ तो फर्स्ट टर्म, 2 डालूँ सेकंड टर्म, 3 डालूँ तो थर्ड टर्म। तो यहाँ से अगर n टर्म डाल तो nth टर्म या जनरल टर्म, nth टर्म या जनरल टर्म, दोनों सेम चीज है। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या हो गया, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वापस रिपीट करेंगे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से ये चीज हमें याद हो गई। अब इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है कि कॉमन डिफरेंस कभी भी एक वेरिएबल नहीं होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक एपी की हमेशा ये प्रॉपर्टी है कि जो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में हमेशा जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ से तुम्हें समझ आ गई होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इस पर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है, वो ये है कि शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 5n माइनस 7। ये नोट करो, तुम पहले नोट कर लिया होगा तुमने, नहीं किया तो एक बार पॉज कर लो, रिवाइंड करके बैक कर लो डबल टैप करके, और उसके बाद तुम इसको रिवाइंड करके देख लो। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन कि शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इक्वल टू 5n minus 7 is an AP and find its common difference। तो सीधा सीधा है कि AP निकालने के लिए कोई एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मैंने क्या बोला था, एक AP की प्रॉपर्टी है कि जो D है वो कभी भी वेरिएबल नहीं कंसिस्ट करना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सीधा हम D की तरफ ही बढ़ते हैं। अगर an यहाँ से मैं जनरल टर्म जो दे रखी है हमारे पास 5n माइनस 7 दे रखी है, तो an प्लस 1 क्या हो जाएगी, 5n प्लस 1 माइनस 7, तो हो जाएगी 5n प्लस 5 माइनस 7, जो कि हो जाएगी 5n माइनस 2। तो मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ूँ तो सीधी बात है, अगर मैं d निकालता हूँ, यहाँ से d निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, an प्लस 1 माइनस an। तो an प्लस 1 माइनस an क्या हो जाएगा, 5n माइनस 2 माइनस ऑफ 5n माइनस 7। तो 5n माइनस 2 क्या होगा, 5n माइनस 2 माइनस 5n प्लस 7, तो ये कट गया। तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो, सिंस द कॉमन डिफरेंस द d डज नॉट हैव एनी वेरिएबल, सो फॉर एवरी consecutive term it should remain same, so it's an AP। ठीक है, यहां से ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ये बहुत ही सवाल था, तुम नोट कर लो एक बार। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें मतलब जो तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन, एक बार पहले ना तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन से मैं फाउंडेशन बिल्ड करता हूँ। इस क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन ही होंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े से ही है, उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन है फाइंड द 12th 24th, फाइंड द 12th 24th nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। और AP दे रखी है हमारे पास 9, 13, 17, 9, 13, 17। अब कुछ बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि हाँ भाई इधर D निकालो, 13 माइनस 9 ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मैं बढ़ाता जाऊंगा और D ऐड करते हुए मैं 12 टर्म 25 टर्म ऐसे निकालता जाऊंगा। बट नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है कि सीधी हमारे पास टर्म दे रखी है। मैंने तुम्हें बताया था कि an वाली टर्म निकालो, वहां से तुम n की वैल्यू 12 डालो, 12 टर्म आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास 24 टर्म चाहिए तो 24 डालो उधर an में, तो वहां पे तुम्हारी 24 टर्म आ जाएगी। तो सीधा सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं इस AP की। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, जनरल टर्म क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है। an क्या हो गया, an हो गया इधर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a क्या दिख रहा है, a है 9, तो यहाँ पे डालो 9। n हमें पता नहीं क्योंकि हमारे पास तो एक जनरल टर्म लिख रहे हैं, तो n तो रहेगा ही। d क्या है हम निकाला हमने 4, तो d इधर डाल दो 4, तो 9 प्लस 4n माइनस 4 ये हो जाएगा 4n प्लस ऑफ 5, तो ये होगी तुम्हारे पास जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म तुम्हारे पास आ चुकी है। यहाँ से
इंपॉर्टेंट बात है, 12 टर्म निकालेंगे, n की वैल्यू 12 डालेंगे, 4 इंटू 12 प्लस 5 तो ये हो जाएगी 48 प्लस 5 जो कि हो जाएगा हमारे पास 53। a 24 निकालना है तो हो जाएगा 4 इंटू 24 प्लस 5 ये हो जाएगा 96 प्लस 5 इक्वल टू 101। तो ये देखो कितना ईजी पार्ट है कि सीधा जनरल टर्म निकालो, वहाँ से कोई भी टर्म निकाल सकते हो। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं अब एक और कंसेप्ट आता है कि एन ए टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग या फिर मिडल टर्म ऑफ एन ए पी। ये ना सिर्फ फालतू के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ जनरल टर्म से डेराइव हो जाते हैं और मुझे पता है कि तुम्हें खुद कर सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ, बट लेकिन हम साथ साथ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन साथ साथ करते हुए ना हम ऑटोमेटिक देखेंगे हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो हमें क्यों बेफालतू दिमाग लगाना उसमें, सीधा एक ही यूज़ करेंगे और उससे ही खुद कर लेंगे एक ही फॉर्मूले से जनरल टर्म के। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -7 एंड द कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -7 and the common difference is 5, तो show that find its 18 term and the general term। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -7 एंड d -7 एंड d जो है 5 दे रखा है, तो हमें an निकालेंगे a प्लस n -1 इंटू डी। तुम इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लो, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है नहीं तो तुम खुद भी ड्राइव कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें ड्राइव करके बताया था पीछे। तो a -7 है तो -7 प्लस n -1 इंटू 5 तो हो जाएगा -7 प्लस 5n -5 तो -7 प्लस ऑफ 5n, ओ सॉरी इसको अगर हम सीधा ही लिख देते हैं यहाँ पे तो 5n माइनस ऑफ इधर आ जाएगा 12। और यहाँ पे अगर मुझे ये 18 टर्म निकालनी है, 18 टर्म तो 5 इंटू 18 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 5 8 से 0 4, ये हो गया 90 माइनस 12 तो ये हो गया 78। ये आंसर आ गया तुम्हारे पास सीधा। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना उसमें। हाँ, एक एपी दे रखी है तुमको और उसमें तुम्हें बताना है कि कौन सी टर्म है, ये देखो खुद ही देख लो, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 95 और एपी दे रखी है -1 3 7 11 -1 3 7 11 अप टू सो ऑन। अब इसे बताना है कौन सी टर्म 95 होगी। अब यहाँ पे ना क्या देखना है हमें, सबसे पहले जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म को अगर मैं 95 के इक्वल रख दूँ तो वहाँ से मैं सीधा मैं देख सकता हूँ कि n की वैल्यू क्या होगी और जो n की वैल्यू होगी वही हमारा वो वाली टर्म होगी, सीधी बात है। अब an इक्वल टू हमें पता है a प्लस ऑफ n -1 इंटू डी और an निकालना है हमें, तो 95 अगर मैं इधर रखूँ और a इधर आ गया -1 प्लस n -1 इंटू डी कितना है यहाँ पे। अब d कैसे निकालेंगे, 3 माइनस ऑफ -1 जो कि हो जाएगा 3 + 1 विच इज 4 तो आ गया इधर 4 तो आ गया इधर 95 इक्वल टू -1 प्लस ऑफ 4n -4 तो इधर आ जाएगा -1 प्लस इधर मतलब अगर इसको इधर ही लेके जाए सीधा तो 4n इक्वल टू 5 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा तो n इक्वल टू 100/4 विच इज़ 25 तो 25 इधर n की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू अगर 25 आ गई तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो ये 25th टर्म थी इस AP की जो कि 95 थी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें परेशान करेंगे क्योंकि तुमने पहली बार करे, अब तुम्हें इसके बाद इजी लगेगा क्वेश्चन, लेकिन तुमने खुद सोचा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं सोचा तो भी बहुत अच्छी बात है। अब समझ आ गया, कोई नहीं, जब अगली बार करेंगे तो अब वापस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये है एक और सवाल, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। देखो मैं तुम्हें हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन एक बार कर लिए ना तो तुम्हारी पूरी चीज़ आसान हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छे से फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आरडी से भी करो, आरडी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी और एपी क्या है, एपी है 3 6 9 12 3 6 9 12 1 1 1। ठीक है, ये है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या करते हैं, सीधा कितनी टर्म्स हैं
कितनी टर्म्स का मतलब जो लास्ट टर्म है एपी की, जो लास्ट टर्म है ए एन, अगर मैं एन की वैल्यू निकाल के दे दूं इनको तो मैं सीधे सीधे बता दूंगा कि कितनी टर्म्स थी। A1 से लेके AN तक होती है एपी, और मैं n की वैल्यू बता दूं इसके हिसाब से कि ये वाली जो अगर ये जो 111 है ये कौन से n पे लाया करेगा, तो वो n नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन कर देगा हमारी कि इतनी टर्म्स थी, तो AN की वैल्यू 111 हुई, तो हमारे पास वो AP की नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। तो n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म, सिंस n मैंने तुम्हें पहले बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो यहाँ से हम सीधा जनरल टर्म निकालेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे an क्या हो गया 111 रखेंगे, a जो कि क्या था, a था हमारे पास 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो अगर इसको 3 को कॉमन निकालते हैं ऐसे तो आ जाएगा 1 प्लस n माइनस वन, तो ये कट जाएगा, और 3 से ये कटा तो कितने पे कटेगा ये कटेगा 3 पे, 21 7 37, तो n की वैल्यू हो जाएगी 37, तो सीधा सीधा तुम्हारे पास आंसर आ गया। तो सिंस n की वैल्यू इज 37 एंड n इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ टर्म्स, सो हाउ मेनी टर्म्स इन AP इज इक्वल टू 37, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म ऑफ AP, विच टर्म of an AP 5 15 25 5 15 25 to so on is 130 more than its 31st term। ठीक है, अब ये सवाल तुम खुद करो पहले और फिर उसका आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, तुमने अभी तक लिख दिया होगा कमेंट में। अब सीधा सीधा इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे कि विच टर्म ऑफ एन AP इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो हम ये करते हैं 31st टर्म निकालते हैं सबसे पहले, उसमें 130 ऐड करेंगे, फिर वो वाली टर्म निकाल लेंगे कौन सी टर्म है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम 31st टर्म निकालते हैं। 31st टर्म के लिए हम सीधा नहीं निकालेंगे, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। an क्या हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a क्या हो गया 5 प्लस n माइनस वन इंटू ये आ गया 10, और 5 प्लस n माइनस वन इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 10n माइनस 10, और इसको अगर देखा जाए तो 10n माइनस 5, और an अगर 10n माइनस 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 31st टर्म निकाल लेंगे। 31 इक्वल टू 8, 31 इक्वल टू 10 इंटू 31 माइनस 5, तो हो जाएगा 305। अब इसमें लिख रखा है कि विच टर्म इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, तो अगर इसमें 31 ऐड करें तो 305 प्लस 130 तो कितना हो गया, ये हो गया 534, तो हो गया 435। तो अगर मैं 435 को a प्लस n माइनस वन इंटू डी के को रखता हूँ, तो लेट ये जनरल टर्म दे के इसको, तो a जो मैं तुम्हें पहले बता दिया कैसे करना है कि इसमें जनरल, अब 130 जो 435 है, इस 435 को अगर हम लिखते हैं इसमें, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कौन सी टर्म है। तो a की वैल्यू क्या है 5 और n माइनस वन इंटू 10, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन निकाल लूँ, 5 कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस n माइनस वन इंटू 2 हो जाएगा, और इधर 5 काटूँ इस पर तो ये हो जाएगा 8, और 35 कितना 7 पे, तो 87 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 87 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 2n, तो ये आ जाएगा 87, ये हो जाएगा 86 प्लस 2 हो जाएगा 88 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 44। तो आंसर इज 44 कि ये 130 ऐड करेंगे जब 31st टर्म में, तो हम 44 टर्म पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तुमको। ये तो हो गया लॉन्ग ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक जो कि मेथड 2 है वो क्या है। अब हमारे पास, इसको पहले इरेज कर देता हूँ, तुम एक बार नोट कर लो इसको, अभी तक तुमने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये तो मतलब तुम्हारे दिमाग के सारे दरवाजे खोल देगी, ऐसे शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, और मुझे अभी पढ़ाते पढ़ाते ये मतलब दिमाग में आई है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर 31st टर्म में देखता हूँ और हमारे पास पता है कि d जो है वो 10 है, अगर d हमें पता है 10 है और 130 मोर देन 31st टर्म है, तो 130 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 13 बारी मैं 10 को ऐड करूँगा तो 130 हो गया। इसका मतलब 13 टाइम्स में अगर 10 को ऐड करूँ तो 130 बन जाएगा। तो सिमिलर है कि अगर मैं 31st में 13 ऐड करता हूँ, 31 में अगर मैं 13 ऐड करता हूँ तो मैं 44 टर्म पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं सीधा आंसर आ गया मेरे पास। तो वापस समझाऊँ इसको, देखो कैसे है। 130 बाई 10 किया, हमारे पास क्या आ गया कि 13 बार में अगर 10 को ऐड करता हूँ तो मैं 130 के इक्वल हो जाऊंगा, और हमें बोल रखा है कि 31st टर्म में 130 ऐड करेंगे तो हम 44 टर्म पे पहुंच जाएंगे। मतलब
130 ऐड करेंगे 31st टर्म में, तो हम कौन सी टर्म पे पहुंचेंगे। तो सीधी बात है, अगर मैं 13 बार 10 को ऐड करूं, मतलब 13 बार, तो एक बार किया तो अगली टर्म पे गए, फिर दूसरी बार किया तो एक और टर्म पे गए, तो ऐसे करते करते मैं 13 बार ऐड करूं तो मैं उस टर्म पे पहुंच जाऊंगा जिस टर्म पे 130 मोर देन 31st टर्म होगा। तो जो कि मैंने सीधा ऐड कर दिया 13 टाइम्स, इसको ऐड कर दिया, तो 13 टर्म हमने और ऐड कर दी आगे, एक सीक्वेंस में 13 टर्म हमने जोड़ दी, जिससे हमने टोटल ऑफ 130 जोड़ दिया, क्योंकि 10-10 ऐड कर रहे हैं तो 44 टर्म पे जाके ये वैल्यू हमें अचीव हो जाएगी। देखो कितना इजी सवाल था। ठीक है, इसका एक और सवाल देता हूँ तुमको, ये वो तुमने होमवर्क करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें मैं मिडिल टर्म और एंड टर्म के जो क्वेश्चन होते हैं पीछे से, कौन सी टर्म और वो सब, उसके मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, 2 सवाल हैं। विच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, which term of a sequence is 124, और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस वो ये है 4 6 4 9 14 4 9 14 19 अप टू सो ऑन। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल है, which term of an AP, which term of an AP will be 132 will be 132 more than its 54 term 54 टर्म। ठीक है, ये 2 सवाल है, इसको होमवर्क में करो तू खुद। और सीक्वेंस दे रखा है हमारे पास 3 15 20 7 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा 2 सवाल है, और इसको होमवर्क में लिख लो। ठीक है, तुम नोट कर लो इसको, और इसका आंसर कमेंट में मुझे चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मैं उस बंदे को लाइक करूँगा जो सबसे पहले करेगा ना, इसको क्वेश्चन को लिखेगा, उसको लाइक करूँगा, उसके कमेंट को लाइक करूँगा। ठीक है, और अब इसके बाद मिडिल टर्म के और एंड टर्म के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सा, मतलब पहले मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन करने में वक्त आसानी हो। सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि अगर जनरल टर्म में अगर मैं मिडिल टर्म को पकड़ूं, तो मिडिल टर्म का मतलब क्या होगा कि बीच की टर्म, पूरी एपी में बीच की टर्म। तो लेट करो सबसे पहले कि इवन टर्म्स है उसमें, एपी में अगर इवन टर्म्स हैं, तो अगर मैं सिंपल ऐसे ही देखूं कोई नंबर लेके 1 3 5 और 7 9 11 13 15 17 और ये 19, ये हमारे पास एक एपी दे रखी है। अब इस एपी में हमें क्या बताना है, इस एपी में हमें ये बताना है कि पूरी की पूरी एपी की मिडिल टर्म कौन सी है। यहाँ से तुम सीधा देख के बता सकते हो कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इधर होगी 4 और इधर हमने छोड़ा 4, तो ये 2 मिडिल टर्म हो जाएंगी। अब तुम बोलोगे 2 टर्म कैसे, हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी इवन होता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमेशा 2 मिडिल टर्म्स आएंगी, मिडिल टर्म्स। और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमेशा एक मिडिल टर्म आएगी, एक मिडिल टर्म आएगी। वो कैसे, क्योंकि ऑड में तुम क्या करते हो, अगर इसको मैं इधर लिखता इसको 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17, एक कम कर दिया तो ऑड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऑड हो गई। तो मैं सीधा इजीली डिवाइड कर सकता हूँ, 4 इधर रखी 4 इधर रखी और इधर 9, सिंपल बीच में आ गई, तो यहाँ से मिडिल टर्म आ गई। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे हम कि इवन में 2 मिडिल टर्म्स होती हैं, ऑड में 1 मिडिल टर्म होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले में वो चीज़ को अप्लाई करेंगे और सीधी चीज़ निकाल लेंगे। अब कितनी टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टर्म है। तो अगर मैं 10/2 करूँ इसको, तो हाफ निकाला ना मैं, तो बीच की मिडिल टर्म निकाल, तो 10/2 मतलब 5th टर्म होगी। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5th टर्म आ गई। ठीक है, बट हमने क्या देखा था कि इवन में 2 मिडिल टर्म होगी, तो 5th और 6th टर्म होगी, तो 10/2 + 1, ये भी हो गई, एक 2 गई ना, एक होगी 10/2, एक होगी 10/2 + 1। और ऑड में क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में क्या लिखा है, तो 9 अगर मैं करूं तो 9 में 9/2 करूं तो 9/2 देगा मुझे 4.5। ठीक है,
तो 4.2 4.5 का अगर मैं एवरेज लूँ, मतलब वो राउंड ऑफ करूँ इसको, तो इवन एसेंस, तो ये क्या आ जाएगा, हमेशा 5 की तरफ बढ़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, तो वो छोटा सा फॉर्मूला है, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि जब भी इवन है, सबसे पहले तो ये देखो इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएंगी, 2 मिडिल टर्म, और 2 मिडिल टर्म के लिए जो फॉर्मूले रहेंगे, जो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मतलब n की वैल्यू 10 थी इधर, तो मैंने इधर n को इधर रिप्लेस कर दूं, एक हो जाएगी मिडिल टर्म n/2 और एक हो जाएगी n/2 + 1। और ऑड के लिए इधर क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 को इधर मैं लिखूँ 9/2। बट अगर मैं इसको राउंड ऑफ वाली चीज़ करूँ, या फिर ये भी कर सकता हूँ, इसको मैं इवन करके /2 कर दूं। मैंने +1 क्यों किया, +1 इसलिए किया है, तुम राउंड ऑफ करते तो तुम एट द एंड +1 ही कर रहे हो, मतलब अगर मैं ये चीज़ हटा दूं, सिर्फ इंटीजर पार्ट देखूं, डेसिमल पार्ट हटा दूं इसका, तो सिर्फ 4 चीज़ रहेगी, और उसमें 4 में 1 ऐड किया तो 5। तो मैं सीधा है कि तुम राउंड ऑफ वाली टेक्निक ही हटाओ, सीधा करो कि n को +1 करो, n+1 होते ही ये पूरी चीज़ जो 9 थी +1 करेंगे तो इवन हो जाएगी 10, और 10/2 करोगे तो तुम्हारे पास सीधा 5 आ जाएगा, जो कि मिडिल टर्म हो गई। इसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे समझ आ गया होगा। अब अगर तुम्हें ऐसा है कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा जो भी है, तो एक बार रिमाइंड कर लो, वापस समझ आ जाएगा, देख लो, ठीक है। तो अब ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी। अब यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिडिल टर्म के करते हैं, फिर उसके बाद एंड टर्म के करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, उसको बॉदर मत करना इतना, क्योंकि पढ़ना है तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा। सिंपल निकालते हैं पहले, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडल टर्म 6 13 20 6 13 6 13 20 6 13 20 अप टू 216। ये भी दे रखी है 6 13 20 अप टू 216, और इसकी हमें मिडल टर्म निकालनी है। सबसे पहले तो हमें n की ज़रूरत है। n की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे फॉर्मूलों में भी n है, और हमारे पास टोटल पता भी तो होना चाहिए कितनी टर्म है, उस हिसाब से तुम बताओगे कि वो मिडिल टर्म क्या है। अब यहाँ से क्या है कि n निकालना है, तो n जनरल टर्म से आ जाएगा कि अगर लास्ट टर्म इसकी 216 है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट टर्म अगर 216 है, तो n की वैल्यू क्या होगी फॉर 216, तो 216 = 6 + n - 1 इंटू इधर d को हम लिखेंगे 13 - 6, जो कि हो जाएगा इधर 4 + 3 विच इज 7। तो 216 = 6 + 7n - 7, तो 216 = 7n प्लस इधर आ जाएगा -1, और इसको हो जाएगा 217 = 7n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 21/7 विच इज इक्वल टू 301। ओह नो, ये आ जाएगी 331, इधर आ गई 31। अब 31 n की वैल्यू आ गई, मतलब टोटल टर्म्स 31 है। और मैंने बताया था कि जब टर्म्स ऑड रहेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगी, तो एक मिडिल टर्म आएगी। इसको याद करने का ऐसा देख लो, ऑड है तो ऑड आएंगी, इवन है तो इवन आएंगी। इवन मतलब 2, मतलब एनालॉजी बिठा लो ना कि इवन मतलब 2, तो 2 टर्म्स आएंगी, और ऑड मतलब 1, तो 1 टर्म आएगी इसमें मिडिल टर्म में। तो ऑड मतलब 1 मिडिल टर्म, और n की वैल्यू 31, तो यहाँ से क्या आ गया कि हमने क्या बोला था कि इसको इवन करके /2 करेंगे, तो इवन किया /2 किया, तो आ गया 31 + 1 /2 विच इज इक्वल टू 32/2 विच इज 16। तो 16 टर्म होगी, 16th टर्म होगी ये। इसका मतलब ये है कि 16th टर्म, जैसे E1 में भी मैंने तुम्हें बताया ना कि n/2 और n/2 + 1, तो इसका मतलब ये है कि ये n/2th एंड n/2 + 1th टर्म, ये वाली टर्म्स होंगी। तो अब अगर 16 टर्म है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, a16 निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, 16 - 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो जो मिडिल टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी 16 - 1 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 7 विच इज 6 + 105 एंड इट्स इक्वल टू 1, इधर आ जाएगा 111। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था
कि मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, चेक करो इवन है कि ऑड है, उस हिसाब से वो 2 टर्म्स निकालो, इवन है तो 2 टर्म्स आएंगी, ऑड है तो 1 टर्म आएगी। वो TH इसलिए लिखा है कि 16th टर्म मतलब 16 नंबर की टर्म है। फिर उसके बाद वो टर्म की वैल्यू निकालो, ये आंसर है तुम्हारा कि ये वाली टर्म तुम्हारी पूरी चीज़ है। इसके बाद तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा दे देता हूँ कि ये एक सीक्वेंस है, ये AP दे रखी है तुम्हारे पास, AP का है 7 13 19 7 13 19 और आखिरी में है 2 4 1 2 4 1। ये थर्ड होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। तुमने सारे कमेंट में लिखते हैं, जिसके सारे आंसर करेक्ट हुए उसको लाइक मिलेगा। अब 7 13 19 अप टू 2 4 1 है, ये पूरी सीरीज दे रखी है, तुम्हें एक AP दे रखी है। इस AP की तुमने मिडल टर्म फाइंड करके देनी है, मिडल टर्म, ठीक है। मिडल टर्म फाइंड करके तुम्हें आंसर बताना है। अब इसको नोट कर लो, सबसे पहले नोट तुमने कर लिया होगा, ठीक है। बाकी और बताओ तुम्हारा जोश कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, वो सब तुम कमेंट सेक्शन में लिखो और लाइक करो, शेयर करो। सबसे पहले तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि उनको जब तुम शेयर करोगे तो तुम्हारी खुद ही पढ़ाई अच्छी होगी। कुछ तुम्हें नहीं समझ आएगा तो वो भी तुम्हें समझा सकते हैं अगर उनको ढंग से समझ आ गया तो, ठीक है। अब एक चीज़ और है, इसमें क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, CBSE का क्वेश्चन है। इफ द 88 CBSE का क्वेश्चन है, इफ द 8th टर्म of an AP, if the 8th term of an AP is 31 and the 31st term, the 15th term is 16 more than the 11th term, the 15th term is 16 more than the 11th term। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द AP। हमें पूरी AP बतानी है, और AP सिर्फ A और D से डिफाइन हो जाती है, क्योंकि उसी से तुम पूरी AP बता सकते हो। A और D निकाल दो, वहां से तुम AP लिख लोगे, ठीक है। फाइंड द AP सबसे पहले खुद करेंगे, इसको कमेंट में लिख दिया होगा। अब ये मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे करेंगे। 8 टर्म, अगर 8th टर्म है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ना थोड़ा मैं फास्ट होता हूँ, क्योंकि अब तुम्हें इतनी चीज़ समझ आ गई होगी कि तुम ये खुद लिख सकते हो, A + n - 1D। तो 8 के लिए A + 7D हो जाएगा, तो A + 7D = 31 दे रखा है। 15 टर्म है तो लिख रखा है A + 14D = 16 एंड द 15 टर्म is 16 more than the 11 टर्म दे रखा है। 15 टर्म = 16 मोर देन द 11 टर्म। 11 टर्म कौन सी है, A + 10D। अब तुम्हें 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल मिल गए। मैंने तुम्हें मेरी वीडियो में बता रखा है, जो 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, ये चीज़ तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें तुम्हें मैंने बता रखा है कि जब भी कोई 2 वेरिएबल हो तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, तो तुम्हारे वो पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो A + 7D जो है, इसको A की वैल्यू निकालते हैं। A की वैल्यू 31 - 7D लिख देंगे हम। अब A की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, A तो कट रहा है, नहीं, इसको ऐसे करते हैं, A से A कटा इधर, तो 14D = 16 + 10D आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 यहाँ से, तो इधर 4D गया, तो D = 16/4 विच इज इक्वल टू 4। अब D की वैल्यू इधर पुट कर दो, विच आ गया, जो कि यहाँ पे आ जाएगा A + 7 × 4 = 31। तो A की वैल्यू आ गई 28, A + 28 = 31। तो यहाँ से इधर लिखा है A + 28 = 31, तो A की वैल्यू आ गई 31 - 28 विच इज़ A की वैल्यू 2 + 1 3। तो A 3 आ गया, D 4 आ गया, तो 3 यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 7, फिर 4 ऐड करेंगे 11, फिर 4 15 अप टू सो ऑन। ये तुम्हारी AP हो गई, ये तुम्हारा आंसर है। देखो कितना ईजी सा था ये पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5th and 9th टर्म्स, 5th and 9th टर्म is
72 and the sum of 7th and 12th term is 97. 7th and 12th term sum of 9th and 12th term is 97. तो AP निकालनी है इसे। अब तुम्हें खुद करो सबसे पहले तो, और फिर तुम इसका आंसर कमेंट में लिखो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क नंबर 4। देखो मैं इतने सारे सवाल दे रहा हूँ, सेम पिछले वाले सवाल से रिलेटेड है, तुम खुद करोगे और इसका आंसर दोगे। मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें अच्छा समझाया और तुम खुद ये कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ द फिफ्थ टर्म of the AP, if the 5 times the fifth term is equal to 8 times the 8th term is equal to 8 times the 8th term, then find or prove that 13 term is 0। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, बहुत इजी सवाल है। एक बार कमेंट में लिख दो कि तुमने हो पाया ये क्वेश्चन कि नहीं, ठीक है। अगर तुमसे होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं तो तुम मेरे से देख लो कैसे करना है। इफ द 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, मतलब 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8th टर्म, तो हमें ये बताना है कि A13 0 के इक्वल है। तो क्या लिखा है मैंने इधर, ये इधर लिखा है A13 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ये है। अब 5A प्लस 4D इक्वल टू 8A प्लस 7D। अब 5A प्लस 20D इक्वल टू 8A प्लस 8 7 से कितना हो गया 56D। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमें दिख रहा है, इसको 3 लिखे हैं और उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 36D इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन लेंगे, A प्लस 12D इक्वल टू 0, और अगर A प्लस 12D इक्वल टू 0 तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये A13 ही तो लिखा हुआ है, ये A13 नहीं है, A13 भी तो A प्लस 12D होता है, तो ये हमने 0 प्रूफ कर दिया। इतना ईजी सवाल था, देखो बहुत ईजी था। और तुम ऐसे AP से डर रहे थे, जो बच्चे AP से डर रहे थे उनको एक बार मेरी वीडियो दिखाओ, फिर तो इन्हें पता लगेगा कि कितना ईजी है AP। बच्चों तुम AP से मत डरो, AP क्या तुम किसी चैप्टर से मत डरो, मैं तुम्हें इतने तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा, तुम्हें समझ आ जाएगा एक एक चीज़। क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरे से पढ़ोगे तो फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तुम क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। मैं बेस स्ट्रांग कराता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर बिल्डअप होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जर्नल टर्म के जो कि हम और करेंगे, और यहाँ से मैं वीडियो कट करता हूँ। यहाँ से अगली वीडियो आएगी जिस पे जर्नल टर्म 2 होगा, जिसका पूरा टाइटल, और उसमें तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो, और उसमें तुम्हारे पास जो कि CBSE के टॉप क्वेश्चंस हैं वो, प्लस एंड टर्म का कॉन्सेप्ट, जो एंड टर्म का क्वेश्चन है वो भी उसमें होगा, और साथ साथ जो M और N वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि बड़ी बड़ी बुक्स में RD शर्मा RS अग्रवाल में तुम्हें मिलते हैं, वहाँ से तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तुमको, मतलब बड़ी बड़ी अलजेब्रिक इक्वेशन को, क्योंकि वहाँ से ना तुम 11th का बेस बना रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी इक्वेशन आ जाएगी कि तुम एकदम डर जाओगे। तो इसलिए पहले से ही छोटा छोटा करते हुए चलो, ताकि तुम एकदम इतना कुछ एक साथ देखो, तुम डरो मत, ठीक है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, तुम्हें भी पता है, ठीक है। उसके बाद इस जो भी तुम्हें मतलब अच्छा लगता है वो कमेंट करो, शेयर करो, और इस चैनल को अप्रिशिएट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। बाकी पढ़ाई और मस्ती रुकनी नहीं चाहिए।